अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद को आज 3 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। तब से अब तक तहरीक इंसाफ खुद को सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं कर सकी। अदम-ए-एतमाद की तहरीक के बाद बानी पीटीआई गिरफ्तार हुए और उसके साथ ही सानिया 9 मई रूनुमा हुआ, जिसके बाद पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान पर मुकदमात दर्ज हुए। पार्टी के बहुत से आम चेहरे एक एक करके पार्टी को खैरबाद कहने लगे, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की सियासी पोजीशन कमजोर होती चली गई। नौबत यहां तक आन पहुंची है कि पीटीआई सियासी एतबार से पंजाब में महदूद होकर रह गई है। कोई जलसा, कोई मौसर एहतजाज अब तक नहीं हो सका और रही सही कसर पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात ने पूरी कर दी है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तहरीक इंसाफ की आपस की रंजिशों में इजाफा होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि बानी पीटीआई इन इख्तलाफात पर पार्टी रहनुमाओं को सख्त वार्निंग देते नजर आ रहे हैं। जाहिर है बानी पीटीआई जेल की सलाखों के पीछे है, ऐसे में वो चाहते हैं कि पार्टी को मुतहरिक तो किया जाए, लेकिन वो चाहकर भी पार्टी को मुतहरिक कर नहीं सकते, बीइंग बिहाइंड द बार्स। इसलिए वो पार्टी में इख्तलाफात पैदा करने वालों को खबरदार कर रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा तो बानी पीटीआई के पास यही ऑप्शन मौजूद है कि वो इख्तलाफात पैदा करने वालों को पार्टी से अलग कर दे। लेकिन सवाल ये है कि पार्टी में कोई एक ग्रुप नहीं है, बल्कि कई ग्रुप्स बन चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बानी पीटीआई किस किस को पार्टी से निकाल बाहर करेंगे। और वैसे भी इस वक्त पार्टी में इख्तलाफात का मसला संगीन नौयत अख्तियार कर गया है। नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि पार्टी के लोग अपनी सूबाई हुकूमत के मंसूबों पर तनकीद कर रहे हैं। जैसा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल पर पार्टी एक सफ़े पर नहीं है। ज़राए के मुताबिक पार्टी में बढ़ती हुई अंदरूनी चपकलिश ने एक ही कानून को ज़ाती मफादात की जंग में तब्दील कर दिया है। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स के दरमियान एक जंग छिड़ गई है। जैसा कि पीटीआई सोशल मीडिया के केपी मिनरल्स बिल जो है 2025 उसका ट्रेंड चल रहा है, जिसमें सूबाई हुकूमत और अली अमीन गंडापुर को तनकीद का निशाना बनाया गया है। ज़राए के मुताबिक बिल पर तनकीद करने वाले रहनुमाओं और सोशल मीडिया पर पार्टी से मुंसलिक यूट्यूबर्स ने उसूली या कानूनी एतराज़ात की बजाय सियासी और ज़ाती हमले किए हैं। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूबर्स ने बिल पर हंगामा बपा कर दिया है और बिल को इस्टेब्लिशमेंट और अमरीका से नथी कर दिया है। अब मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि माइंस एंड मिल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान भी व्हाट्सएप ग्रुप पर एक दूसरे से उलझते हुए नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिफ खान ने व्हाट्सएप ग्रुप में एमपीएस को मिनरल्स एंड माइंस बिल की हिमायत में वोट ना देने की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि यह बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक में नहीं। अब इसके जवाब में अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान को आड़े हाथों लिया और कहा है कि क्या आपने ये बिल पढ़ा है, आपको अंग्रेज़ी समझ नहीं आती है, बिल की कॉपी उर्दू में ट्रांसलेट करके भिजवा देते हैं। इलेक्शन कमीशन में आपकी तालीम भी इंटरमीडिएट है, बिल में कोई मसला नहीं, बस आपकी ज़ाती बुग़्ज़ का मसला है। लेकिन अल्लाह हक है, अब आतिफ खान और अली अमीन गंडापुर एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहा है। कुछ रोज़ कम गंडापुर ने अपने एक बयान में कहा था कि बानी पीटीआई का कहना है कि असद कैसर शहराम तरक्की और आतिफ खान को सूबे की टिकट नहीं देनी क्योंकि ये लोग साजिश करेंगे। लेकिन अब बानी पीटीआई ने इस बात की तरदीद कर दी है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या पार्टी के लोग अपने किसी खास मकसद के लिए बानी पीटीआई का काम खुद से उनका नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या अली अमीन गंडापुर भी बानी पीटीआई के नाम पर पार्टी में मौजूद अपने मुखालिफिन को दबाना चाहते हैं, कॉर्नर्ड करना चाहते हैं? अब तो इससे बढ़कर पीटीआई चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी में तनाज़ा खुलकर सामने आ रहा है। पीटीआई में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वाज़े धड़े बन चुके हैं। पार्टी कंट्रोल के लिए पीटीआई चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी में खींचातानी जारी है। पंजाब के पार्लिमानी रहनुमा सलमान अकरम राजा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ग्रुप बैरिस्टर गौहर को सपोर्ट कर रहा है। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा में शदीद लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा को जवाब देते हुए कह रहे हैं कि बानी पीटीआई के बाद सिर्फ मेरा ऑर्डर चलता है। अब पार्टी में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा में वाज़े सफबंदी नजर आ रही है। पार्टी के अंदर और बाहर से बैरिस्टर गौहर की हिमायत हो रही है, जबकि सलमान अकरम राजा की मुखालिफत की जा रही है और ये मुखालिफत बैरिस्टर उमैर न्याजी और शेर अफजल मरवत कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू की झलक आपके सामने रखते हैं। अब दूसरी जानिब फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि रऊफ हसन और सलमान अकरम राजा को पार्टी से निकाल कर दिखाएंगे। फवाद चौधरी इस मुतालिक क्या कहते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पार्टी के अपने अंदर जो एक ग्रुपिंग वाजे होती हुई नज़र आ रही है, गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा, आज भी ये तासुर मजीद तकवीयत पकड़ रहा है। बल्कि बैरिस्टर गौहर तो ये कह रहे हैं मेरा ऑर्डर चलता है, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर में इख्तियारात की खींचातानी चल रही है। हो क्या रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए सिंपल सी बात है, सेक्रेटरी जनरल के अपने इख्तियारात हैं, चेयरमैन के अपने इख्तियारात हैं, दोनों के पास अपने अपने इख्तियारात हैं, तो इनमें खींचातानी की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एंकर के अपने इख्तियारात हैं और एक आपका जो
प्रोड्यूसर होते हैं उसके अपने अख्तियार होते हैं, तो इनमें आप क्या एक दूसरे के साथ खींचतानी करोगे। बाकी छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट हर जगह होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब इमरान खान बाहर थे तब भी डिसएग्रीमेंट्स होती थी, वो होते थे, वो सबको चुपचाप करा दिया करते थे। आज वो नहीं है तो वो खामोशी जरा देर से हो रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है। आई एम नॉट इवन वरीड एट ऑल जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक इवन केपी के फ्रंट पे जो अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान साहब में जो व्हाट्सएप पे जुमलों का तबादला हुआ है, आपकी नजर से गुजरा होगा? कौन, किनके? अली अमीन और आतिफ खान? जी जी जी। नहीं जी, आई एम नॉट वरीड एट ऑल। दोनों हमला है, दोनों अपनी अपनी जगह पर एक ही साथ के हैं। तो जाहिर है उनके दरमियान में कोई अगर एक बंदा एक को कुछ कहकर दूसरा करेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ दिस इज द टाइम जहाँ हमारी पार्टी के इन सारे सीनियर लोगों को थोड़ी सी जरा, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, कि जरा अपनी सोच इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये वो टाइम है जिसमें आप लड़ते नहीं हो, जिसमें आप चीजों को सॉल्व करते हो। कि जब आपके घर के बड़े ना हो तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए, सॉल्व कर लो। जब बड़ा आ जाए तो उसके सामने 100 शिकायतें लगानी है, लगा लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन दिस इज नॉट द टाइम, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के एहतियात गुजार कहा ना सलमान अकरम राजा साहब ने, जो लोग मिल के आए वो बैरिस्टर उमैर न्याजी हूँ या फिर सेनेटर अली जफर हूँ, आप समझते हैं कि ये कोई इस्टेब्लिशमेंट के एहतियात गुजार है? आई डू नॉट एग्री विद व्हाट सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा है, मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। इस जगह पे मेरे लिहाज से एक है, अगर कोई एक मतलब लेट्स से मैं अगर किसी को वो देता हूँ, सैंक्शन देता हूँ, तो वो कोई मसला नहीं है। मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा, कोई अपनी मर्जी से जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता अगर फलाना बंदा बाहर था और दूसरा बंदा बाहर नहीं था तो वो क्यों चला गया, ये क्यों चला गया। मैं समझता हूँ दिस इज नॉट एन इशू, ठीक है। हाँ, ये कहते हैं ना कि वो इसके ऊपर कोई डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन तब लेंगे जब अगर ये कोई पार्टी पॉलिसी होती। अगर पार्टी पॉलिसी में ये होता है कि आप लोगों ने ये करना है या आप लोगों ने ये नहीं करना, और उसके बाद कोई कुछ करता तो फिर आप जरूर उसके ऊपर करें। लेकिन अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल माय सीनियर कॉलीग्स कि दिस इज नॉट, ये वो वक्त नहीं है जहां हम आपस के अंदर करें। और जो लोग आप ये समझिए कि जो पीटीआई के खैरख्वाह नहीं हैं, जो चाहते हैं कि पीटीआई के अंदर दरार पड़े, वो जानबूझ के एक ग्रुप के लोगों को, उनको पता होता है, हर एक को पता होता है कि इसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, वो उस स्कूल ऑफ थॉट के बंदे को भेज देते, दूसरे को नहीं भेजते। तो आप ये समझे कि जैसे सूरह नास जब आई थी ना, तो उसमें ये कहा था कि जो वसवसे डालने वाले लोग हैं दिलों में, तो ये सारे जो इस वक्त जो बाकी पार्टियां ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के दिलों में वसवसे डाल रहे हैं। तो एक काम करे, चारों कुल पड़े और इन सब के ऊपर फूंके, आपके दिलों में वसवसे नहीं आएंगे। यानी अब मामला फूंकों पे आ गया है? नहीं जी, मामला फूंकों पे नहीं आ गया, मामला चार कुल पर आ गया है। और चार कुल बिल्कुल बाहक है, बिल्कुल बाहक है, कोई फूंकों की बात नहीं है। आप बिल्कुल गलत बात नहीं, ठीक है, वो भी करें, लेकिन साथ में जाहिर है अपना एक्शंस को भी ठीक करना पड़ेगा। जो आप मशवरा दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, आपके एक्शंस जो होते हैं ना, वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। जब आपके दिलों में वसवसे आ जाए ना, तो आपके दिलों के अंदर सफाई चली जाती है, दिलों के अंदर नफरतें आ जाती हैं। जब आपके दिलों में नफरतें आ जाती है तो फिर आप किसी की अच्छी को भी नजरअंदाज करके और उसकी छोटी सी भी खराबी को लेकर बैठ जाते हो। जब आप चारों कुल पढ़ते हो तो अल्लाह ताला आपके दिलों को साफ रखता है, आपकी सोच को साफ रखता है। फिर आप छोटी मोटी गलतियों को माफ करते हो और इग्नोर करते हो, और इग्नोर करके माफ करने में अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है। मेरा ये ख्याल है। वैसे वाई मोहम्मद साहब, जहाँ आप इतना अच्छा मशवरा दे रहे हैं, वहीं पर मशवरा ये भी है कि कोई सलातुल हाजत की कोई नफल पढ़े, इबादत करें, ताकि मामलात कुछ बेहतर हो सके इस हवाले से। अच्छा, I totally agree. अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि कोई पार्टी में तंजीमी सतह पर तेजी से तब्दीली आ रही है? Not that I think so. नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आएगी। देखिए, अगर हम मुझसे मेरी सोच जो है ना, मेरी सोच बाकियों से काफी फर्क है, ठीक है।
और मेरे सोचने का अंदाज भी बड़ा फर्क है। उसकी बेसिस ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस मैं बहुत सारी चीजों को फर्क देखता हूँ। मेरी नजर में इस पार्टी इस पार्टी को ठीक करने के लिए हमें एक जिसे कहते हैं ना एक ऐसी कमेटी बनानी पड़ेगी या ऐसे लोग हों जैसे जो 5 या 6 या 7 बंदे खान साहब से मिलने जाते होते हैं, उनको उनके अंदर ऐसे तवाज़ुन लेकर आए कि वो जो पार्टी की मुख्तलिफ सोच वाले ग्रुप्स हैं, 2 है 3 है 4 है जितने भी हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हो। कोई एक जो नजरिया रखने वाला या डिफरेंट सोच रखने वाला आपकी राय साहिब है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हैं। क्या करें ना, जिसको टास्क मिलता है वो अपने धड़े के लोगों को भेजता है, उसी के नाम भेजता है। गलत करते हैं ना, ये गलत करते हैं, हर जगह में गलत होता है, ये पूरे पाकिस्तान में गलत है। देखिए पाकिस्तान पूरा इसी वजह से, इसको नेपोटिज्म कहते हैं, पूरा पाकिस्तान नेपोटिज्म की वजह से ही तो गलत चल रहा है। आपकी पीएमएलएन सारी नेपोटिज्म की वजह से है, पीपल्स पार्टी सारी नेपोटिज्म की वजह से है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपकी सारी नेपोटिज्म की वजह से है। लेकिन सर बात ये है कि पीटीआई ने तो इस मौरूसी सियासत को या नेपोटिज्म को या फेवरेटिज्म को खत्म करना था ना सर। पीटीआई से सवाल इसलिए देखिए तभी तो मुख्तलिफ लोग आए हुए ना, एक ही सोच वाले लोग नहीं है। अब अगर वो आगे आके उसी चीज को लेकर चलेंगे जिसके खिलाफ पीटीआई आई थी, तो फिर हम चेंज कहां से लाएंगे? हमें सबसे पहले अपनी सोच के अंदर चेंज लाना होगा। तो मेरी नजर में पीटीआई वालों को थोड़ा सा इस तरफ सोच के इसके ऊपर अगर वो मिल जाते हैं, कर लेते हैं। और वो वाली बात है कि वातसिमू पे हबिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू पे, तफर्रक के मैं मत पढ़ूं। अच्छा सेनेटर साहब, ये कहिए कि आप पार्टी की कोर कमेटी का इजलास को पार्लिमानी कोई इजलास बुलाया जा रहा है ताकि जो पॉलिसी मैटर्स हैं एटलीस्ट उस पर कोई कंसेंसस डेवलप हो सके? उनका है वो पार्टी की जो पॉलिटिकल वो जो कमेटी है और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बैठती है, ऑलमोस्ट डेली या 2 दिन बैठती है। वो लोग डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए बात ही हो जाती है, हमें आपको मुल्क की बात कर रहा हूँ और पार्टी की बात कर रहा हूँ। जब आप जैसे जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे पाकिस्तान में हर लेवल पे एक ही चीज हो रही है, और वो ये चीज है कि हम अपनी पर्सनल अनाज को सामने रखते हुए हम मुल्की अनाज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। चाहे इस वक्त मुल्क की सतह पे ये हो रहा है, एक शख्स की नफरत में बाकी सारे लोग इतने आगे निकल गए कि वो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के चक्रों में है। दूसरी तरफ इसी तरीके से चीज हो रही है, आप डिकेट कर रहे लोगों को। फिर जब कोई गलत काम होता है तो आप कहते हैं यार तुम लोग तो ये हो, तुम लोग तो वो हो। तो हमें एक दफा पीछे हट के देखना चाहिए। मतलब जैसे मिसाल देता हूँ, एक सौतेली माँ होती है या एक सास होती है, उसको समझ नहीं आती वो अपनी बहू के साथ या अपने बच्चों के साथ, जो सौतेले बच्चे उनके साथ कितना जुल्म कर रहे होते हैं। या बाद ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा एब्यूज करते हैं। वो चीजें होती है, वो उनको समझ नहीं आती। अगर कोई उनको बताता है वो उल्टा उसके भी पीछे पड़ जाते हैं। कि तुम मुझे ये चीज करो। ठीक सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई हैव टू टेक अ ब्रेक नाउ। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीटीआई में ये तकसीम तो हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ वाज़े हो रही है बल्कि शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। और ईद से पहले जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही थी, मामला मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स पे मुख्तलिफ धड़ों के अंदर अब तकसीम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इटसेल्फ पीटीआई के लिए तो ठीक नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नहरों के मामले पर आज ईवान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बायकॉट किया, कोरम जो है मुश्किल हो गया। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। दरियाई सिंध में नहरें निकालने के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि दरियाई सिंध के पानी पर सिंध के अवाम का हक है, और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक दरियाई सिंध में पानी की कमी का 100 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। तीनों बैराजों पर मजमूई तौर पर 65% पानी की किल्लत का सामना है, और ये किल्लत बारिश में 40% कमी होने की वजह से हुई है। अब एक तो सिंध में पहले ही बारिशें कम हो रही हैं, ऐसे में दरियाए सिंध से नहरें निकाली गई तो पीपल्स पार्टी के बकौल सिंध की आवाम को पानी की मजीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। अब यही वजह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को बार बार खबरदार करती नजर आई कि वो दरियाए सिंध से नहरें निकालने का अपना फैसला वापस ले, लेकिन हुकूमत ने
इस हवाले से कोई लचक नहीं दिखाई, जिसके बाद अब पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान में हुकूमत का साथ ना देने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पार्लियामान में लाल झंडी, सुर्ख झंडी दिखाने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी के बाद अमली कशीदगी का आगाज हो गया है। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने की मंजूरी दे दी है। बिलावल भुट्टो ने बैरून मुल्क रवानगी से कबल फैसले की मंजूरी दी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेगी और इस हवाले से हुकूमत को फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में हुकूमती इक़दामात का हिस्सा नहीं बनेगी और हुकूमत के पेश करदा किसी बिल की हिमायत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत का साथ नहीं देगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी आइंदा दिनों में मज़ीद सख्त फैसले लेगी। अब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ एक कदम उठा दिया है। अगर पीपल्स पार्टी ईवान में हुकूमत का साथ नहीं देती तो फिर हुकूमत तने तनहा कोई कानून साजी नहीं कर सकेगी। जैसा कि 26वीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का भरपूर साथ दिया, लेकिन अब जब तक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तब तक पार्लियामान में नून लीग को पीपल्स पार्टी की हिमायत नहीं मिलेगी, जो कि यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए एक सियासी झटका तो है। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह तो हुकूमत का मुकम्मल साथ छोड़ने का इंदिया भी दे रही हैं। वो क्या गुफ्तगू फरमा रही हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। अब आज कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने करारदाद जमा कराते हुए पीपल्स पार्टी MQM और GDA से हिमायत लेने का भी ऐलान कर दिया है। जरताज गुल और अली मोहम्मद खान इस करारदाद के हवाले से क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इमदाद सुब्रो साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमदाद सुब्रो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी तो एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स था, लफ्जी गोलाबारी जारी थी, लेकिन प्रैक्टिकली अब कशीदगी बढ़ गई है पार्लियामान के अंदर, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसूली मौक़िफ़ अपनाया कि वो हुकूमत का साथ उस वक्त तक नहीं देगी जब नहरें निकालने के मामले पर जो इशू है रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। जो खबर आप डिस्कस कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर इस तरह की चीजें ज़ेरे बहस रही है और पीपल्स पार्टी कैनाल को तो किसी सूरत सपोर्ट ना करने का फैसला कर चुकी हुई है। उसकी वजह सिंध के अंदर जो एक लावा पकड़ा है अगेंस्ट पीपल्स पार्टी या कैनाल के खिलाफ, क्योंकि मैं खुद सिंध में ही हूँ और यहाँ पर मैं सूरत हाल देख रहा हूँ कि लोग किसी तौर पर भी खत्मी ऐलान के बगैर पीपल्स पार्टी की किसी बात पर रिएक्शन करने को तैयार नहीं है। इसलिए ऐलान क्या कि आप कैनाल का जो मनसूबा है या तो वो खत्म करवाएं, उसका अपने डॉक्यूमेंट सामने लेकर आए या वज़ीर आज़म से बराह रास्त ऐलान करवाएं या फिर हुकूमत की सपोर्ट खत्म कर दें। अब हुआ ये कि पीपल्स पार्टी करारदाद उन्होंने जमा करवानी थी, सारण साहब ऑन रिकॉर्ड आए, उन्होंने कहा कि हमने जो करारदाद रुकवा दी क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी उस करारदाद को। अब तहरीक इंसाफ ने करारदाद करार दी है कैनाल के दिन, तहरीक इंसाफ तकाजा कर रही है पार्टी को सपोर्ट करे। तो आप देखिए कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है तो हुकूमत के लिए कैनाल का इशू तो पीपल्स पार्टी का उसूली तौर पर पीपल्स पार्टी यही चाहती है, लेकिन हुकूमत के लिए बहुत बड़ा डैमेज होगा कि उनके इत्तेहादी जो है वो तहरीक इंसाफ करारदाद बेशक वो पीपल्स पार्टी के मुताबिक ही हो उसकी तरफ दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनका जो होम ग्राउंड है वो लूज नहीं करना चाहेगी। इसलिए पीपल्स पार्टी के अंदर अंडरस्टैंडिंग है और इवन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, आपको याद होगा 4 अप्रैल की उनकी तकरीर थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि अवाम का मुतालबा है, कहा था कि बादशाह साहब आपके साथ भी अवाम के साथ करेंगे, तो उस तरफ मामला जा सकता है। अच्छा इमदाद सुब्रो साहब, मामला संजीदा नौयत इख्तियार कर सकता है या आपको लगता है नहीं पीपल्स पार्टी की क़यादत भी कहीं ना कहीं को डबल गेम खेल रही है, इट्स जस्ट एन आई वॉश इन द आईज ऑफ पब्लिक, ये सिर्फ ऐसे ही है, ये अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या जो वोटर सपोर्टर है उसको सिर्फ ये मैसेज देना है एंड दैट मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर कि पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है आपके हक के लिए? नहीं, ये इसमें पीपल्स पार्टी अगर करना चाहेगी तो वो कर नहीं पाएगी। जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी के शहबाज साहब ने तकरीर साहब को उन्होंने कहा कि भाई आप साथ कैनाल खत्म करें, अवाम का मुतालबा मानिए, हम आपके साथ नहीं। उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये ऐलान भी क्लियर नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के पास गुंजाइश नहीं है सिंध की सियासत को लेकर, सिंध के हालात को लेकर। आप सिंध में मौजूद है, क्या लोग क्या चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी से? अगर ये काबिल कबूल नहीं है तो व्हाट डू दे वांट? मैं जो पहले गुजारिश कर चुका कि लोग ये चाह रहे हैं कि या तो वज़ीर आज़म साहब हुकूमत बाद ऐलान कर दे
कि कैनात बिल्कुल अमीर होंगे, खत्म हो गया मंसूबा, या तो वो कर दे। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लाइन में कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल इमदाद सुमरो साहब ये कह रहे हैं कि सिंध की आवाम है वो पीपल्स पार्टी से ये चाहते हैं कि आप हुकूमत को धमकी ना दे के अलहदा हो जाएंगे, बल्कि ये जो मामला है नहरें निकालने वाला है इसको रिजॉल्व कराएं, और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है और प्रेशर तो मौजूद है अपने वोटर सपोर्टर्स का, सिंध के अवाम का, जिनसे वोट लेना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इसका इजहार भी खुलकर कर रही है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी पर 4 अप्रैल को गढ़ी खुदाबख्श में एक खिताब बिलावल साहब ने किया और उस पर वज़ीर आज़म साहब को कैटेगोरिकली कहा कि आप इस मामले को नज़रसानी करें, इस पर इसको वापस लें। लेकिन अब ईवान में वॉकआउट किया गया और फिर ज़ाहिर है उसके बाद कोरम पूरा नहीं हुआ, फिर करारदादें जमा हो रही हैं। अब तहरीक इंसाफ ने भी जमा करा दी है, तो ये हुकूमत के लिए एक ज़ाहिर एक प्रेशर तो बन रहा है, एक दबाव तो बन रहा है। देखना है कि हुकूमत इससे कैसे टैकल करती है, कि क्या वाकई CCI का इजलास बुलाया जाता है, वहाँ पे ये मामला एड्रेस कर लिया जाता है, क्या हुकूमत कोई एक कदम पीछे हटेगी। ये एक बड़ा इमदाद सुमरो साहब हमारे साथ फिर मौजूद है। इमदाद सुमरो साहब, अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन मौजूद है? क्या CCI इजलास फौरी तौर पर बुलाए या फिर इसके ऊपर जो है कोई टेबल टॉक शुरू करे? किस तरीके से ये मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए अगर तो हुकूमत को पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना है तो मेरी नजर में हुकूमत को कैनात का मंसूबा रोकना पड़ेगा, रोकना नहीं बल्कि खत्म करना पड़ेगा। इसाक डार साहब ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा था कि पीपल्स पार्टी के जो एहतियात की वजह से या उनकी तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हम नेक्स्ट में दोबारा ये मंसूबा नहीं लेकर आए, लेकिन उसके बावजूद हर रोज नई कॉल होती है। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है, कभी लोग खुद से निकलते हैं, कभी बात कॉल देती है। तो और बताते खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जलसा करना है हैदराबाद में, मेरा ख्याल 18 तारीख को अनाउंसमेंट थी उनका जलसा है। दीगर पॉलिटिकल पार्टी भी यहाँ पर एहतजाज कर रही है। मैं डेल्टा से होके आ रहा हूँ, इस वजह से आपको सिग्नल्स का इशू आ रहा होगा, मैं वहाँ गया हुआ था। तो हशर बहुत बुरा है यहाँ पे, पानी शॉर्टेज नेचुरल तो है ही, लेकिन यार उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो लोअर रैपेरियन हो रहा है। और इस वक्त क्योंकि शॉर्टेज जो है वो 70% क्रॉस कर चुकी है, तो जो इस वक्त की शॉर्टेज है वो भी कैनाल के अगेंस्ट जो तहरीक है उसको जो है वो बढ़ावा दे रही है। तो लिहाजा अब जो सेंटिमेंट है लोगों का, पीपल्स पार्टी उसमें अगर हुकूमत का साथ देती है उन सेंटिमेंट के अगेंस्ट, तो पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में जो है वो उनकी पोजीशन बहुत कमजोर हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी पोजीशन। और अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी जिस पोजीशन को समझते हुए कैनाल का काम बंद कर देती है तो ही जो है वो मामला ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज हुकूमत के पास और ऑप्शन नहीं है, पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत का साथ छोड़ सकती है जो बिलावल भुट्टो। और जाहिर है पीपल्स पार्टी साथ छोड़ेगी तो फिर हुकूमत का बरकरार रहना मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे, तजियाकार। और जाहिर है ये नहरों का जो मामला है जो अभी सिर्फ बयानात की हद तक लग रहा है, ये इतना आसान मामला नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स इसके साथ जुड़ी हुई है, पूरे सूबे के अवाम जुड़े हुए हैं और जाहिर है अवाम को अब इस मसले के ऊपर जो है उनकी तसल्ली तशफ़ी करानी पड़ेगी, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और जाहिर है वो इससे कम पर राज़ी होने को तैयार भी नहीं है कि नहरों का मामला, ये जो मंसूबा है वो कमल तौर पर ख़त्म किया जाए। हुकूमत को देखना है कि कितनी जल्दी वो फैसला करती है और कितनी जल्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और अल्टीमेटली सिंध के अवाम को राज़ी कर लेती है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ट्रम्प इंतजामिया ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ लगाने के मामले पर यू टर्न ले लिया। अमरीका ने जवाबी टैक्स आयद न करने पर पाकिस्तान और दीगर ममालिक पर टैरिफ 90 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया। लेकिन अमरीका ने चीन के हवाले से अपनी पॉलिसी में मजीद सख्ती करते हुए चीन पर टैरिफ 104% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। अब अमरीका का मकसद है कि वो चीन को सिंगल आउट करे और टैरिफ लगाकर जो उसने अपने इत्तेहादी खोए हैं उन्हें वापस हासिल करे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका पर जवाबी 25% टैरिफ आयद कर दिया था। लेकिन चूंकि ट्रम्प इंतजामिया ने अपनी नई टैरिफ पॉलिसी को 90 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया है, इसलिए यूरोपीय यूनियन ने भी 25% जवाबी टैरिफ लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। जाहिर है यूरोपीय यूनियन की जानिब से ट्रम्प के टैरिफ लगाए जाने के अमल को नापसंदीदगी के साथ देखा गया है और कई यूरोपीय ममालिक ने ट्रम्प के इस फैसले को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था, क्योंकि ट्रम्प ने रूस पर ना किसी किस्म का टैरिफ लगाया बल्कि रूस के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम किया, जिसको यूरोपीय यूनियन ने अपने लिए ख़तरा समझा है। और उससे भी बढ़कर ट्रम्प ने यह बयान भी दिया था कि यूरोपीय यूनियन अपने दिफा का खुद ज़िम्मेदार है और ये भी कहा था कि नेटो का 50% बजट अमरीका क्यों दे। अब जाहिर है ट्रम्प के इस तरह के बयानात के बाद अमरीका के इत्तेहादी ममालिक फासले पर आ गए थे और यही वजह है कि ट्रम्प ने
ट्रेड वॉर पर सीज फायर किया है ताकि अमेरिका के इत्तेहादी फिर से उसके करीब आ सकें। लेकिन चीन अगर यूरोपीय यूनियन से ट्रेड को बढ़ाता है तो फिर अमेरिका पर मुमकिन तौर पर कई असरात हो सकते हैं, जैसा कि नेटो में अमेरिका के साथ यूरोपीय ममालिक इत्तेहादी हैं, और अगर यूरोप चीन के साथ ज़्यादा करीब हो जाता है तो ख़ास तौर पर स्ट्रेटेजिक शोबों जैसे टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडस्ट्री अब या डिफेंस में, तो इस सूरत में अमेरिका को खदशा हो सकता है कि यूरोप अमेरिका के मुकाबले में चीन के करीब हो रहा है। फिर अगर यूरोप चीन से सस्ते माल, टेक्नोलॉजी या सरमायाकारी लेता है तो अमेरिकी कंपनीज यूरोपीय मार्केट में मुकाबले में पीछे जा सकती हैं। फिर इसी तरह अगर यूरोपीय कंपनीज चीनी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाती हैं तो अमेरिका यूरोप के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग को महदूद कर सकता है। लेकिन दूसरी जानिब यूरोप भी एक मुतवाज़न पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहा है, जहां वो चीन के साथ तिजारत तो रखे लेकिन इस तौर पर अमेरिका के करीब भी रहे। तो अब ये जंग है जिसके अंदर अब दो बड़ी जो इकोनॉमिक पावर्स हैं वो आमने सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, और जाहिर है अमेरिका ने ख़तरा तो महसूस किया है चीन से और इकोनॉमिक डोमेन के अंदर, और चीन ने भी बताया है कि इकोनॉमिक डोमेन के अंदर वो ये चैलेंज दे सकता है। और अल्टीमेटली अब ये दोनों पावर्स ही आमने सामने इस ट्रेड वॉर की सूरत में दिखाई दे रही हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गज़ा में जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। गज़ा पर जुल्म एक ऐसा संगीन और पेचीदा मसला है जो दुनिया भर में इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के लिए मुसलसल तशवीश का बाइस है। गज़ा जो फ़लस्तीन का एक छोटा सा इलाका है, इसराइली मुहासरे और फ़ौजी कार्रवाइयों की वजह से ये इलाका बदतरीन इंसानी बहरान का शिकार है। यहाँ के शहरियों को न सिर्फ रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरियात जैसे साफ़ पानी, खुराक और इलाज की कमी का सामना है, बल्कि कई दहाइयों से जारी जंगों और हमलों की वजह से हज़ारों अफराद की जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। सेहूनी रियासत मुसलसल मासूम बच्चों को अपना हदफ बना रही है। आज के रोज़ गज़ा के इलाके शुजाइया में एक घर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में बच्चों समेत कम से कम 38 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि दर्जनों लापता हैं। मार्च के आखिर से इसराइल ने गज़ा के बाशिंदों को एन्क्लेव के किनारों के आसपास के इलाकों से बाहर निकलने का हुक्म दिया है। रिहायशियों को खदशा है कि इसका मकसद इलाके की बड़े हिस्से को मुस्तकिल तौर पर बेघर करना है। अब सेहूनी रियासत के इसी जबर और जुल्म को देखते हुए फ्रांस ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने ये इम्कान जाहिर किया है कि फ़्रांस आने वाले महीनों में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर सकता है। इससे पहले यूरोपीय ममालिक स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे जैसे ममालिक फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। दूसरी जानिब आज ने कौमी फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान, सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत दीगर रहनुमाओं और उलमा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कहा गया है कि माजी करीब में गज़ा जैसे जुल्म की मिसाल नहीं मिलती। अब तक कमोबेश 55,000 शहीद जबकि 2 लाख के करीब ज़ख्मी और माजूर हैं। शहरी निज़ाम तबाह हो चुका है, अस्पताल, स्कूल समेत रफ़ाई इदारे तबाह हो चुके हैं। ये महज जंग नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों की खुली नस्ल कुशी है। आलमी ज़मीर मुर्दा हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल गैर मौसर हो चुका है। अमरीका गैर मशरूत करारदादों को वीटो कर रहा है। एलामिये के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम इदारे मफलूज और बेबस हो चुके हैं। आलमी अदालत इंसाफ गज़ा में होने वाले जुल्म को नस्ल कुशी करार दे चुकी। फ़लस्तीन के मामले में कोई मुआहिदा इस जहाद में शिरकत से माने नहीं है। अलबत्ता फ़लस्तीन के नाम पर अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद या ऐसी कार्रवाइयाँ जायज़ नहीं होंगी। एलामिये के मुताबिक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक से गैर मशरूत जंग बंदी तक सिफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ, सलामती काउंसिल का फौरी इजलास तलब किया जाए और पाकिस्तान इसमें पहल करे। आइंदा जुमे को यौम मज़लूम और महसूरीन फ़लस्तीन के तौर पर मनाया जाए। एलामिये के मुताबिक अपना आबाई वतन छोड़ने और हिजरत के बारे में ट्रंप के बयान को अक्सर मुस्तरद किया जाता है। इसराइल समेत पूरा खित्ता फ़लस्तीनियों को कानूनी तौर पर एक फितरी हक़ है उनका वहाँ पर रहना, और अमरीका चाहे तो इसराइल को कहीं और आबाद कर सकता है। आज कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मौलाना का कहना था कि इसराइली रियासत दहशतगर्द है, सेहत के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों का साथ देना फ़र्ज़ है। मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे थे वो आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।